हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन और 5 और 6 सॉल्व करेंगे। 1, 2 और 3 इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा आसान है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत मतलब सीक्वेंस वाइज, जैसे 1, 2, 3 होता है ना। तो इसमें 1 में कितना बढ़ा, 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 हुआ, 2 में 1 प्लस हुआ तो 3 हुआ, 3 में 1 प्लस होगा तो 4 होगा। वैसे ही इसमें बोल रहा है कि क्रमागत मतलब सीक्वेंस वाइज, और धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक मतलब क्या होता है जो पूर्ण हो, मतलब माइनस में भी और -2 भी और -3 या फिर 1, 2, 3, 4। लेकिन यहाँ पे धनात्मक बोला है, धनात्मक मतलब केवल पॉजिटिव लेना है, ये माइनस वाला नहीं लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो। और धनात्मक मतलब पॉजिटिव लेना है, प्लस वाला। और पूर्णांक मतलब क्या होता है जिसमें भिन्न या फिर दशमलव वाला जो पॉइंट वाला जो होता है 1.2 वो नहीं होता है, केवल 1, 2, 3, 4, 5 या फिर -1, -2, -3 ये सब होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ धनात्मक लेना है, यानी पॉजिटिव लेना है, तो हम माइनस वाला स्किप कर देंगे। तो बोल रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, मतलब जिनके वर्गों का मतलब उसका स्क्वायर जो होता है उसका योग 365 हो। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे स्टार्ट करें। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन जो अभी आपको एक्सप्लेन किए। तो मान लीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक हो गया आपका x, एक हो गया x + 1, यानी जो सीक्वेंस में दिया हुआ था 1, 2, 3 जो आपको समझाएं हम, वैसे ही x पहले रहता है, उसके बाद एक ऐड होगा तब ना उसके आगे जाएगा। तो वहीं अगर मान लिया हम कि एक जो अंक है वो x है, तो दूसरा अंक क्या होगा x + 1। तो प्रश्न के अनुसार उनके वर्गों का योग 365 दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गों का योग दिया हुआ है मतलब स्क्वायर, पहला अंक का स्क्वायर प्लस दूसरा अंक का स्क्वायर = 365 हमारा दिया हुआ है। तो ये हो गया दूसरा अंक x + 1 और x। उसके बाद इसको हम लोग a² + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, जो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है a² + 2ab, a² + b² + 2ab होता है ना। वहीं हो गया a² + b² हुआ तो 1 का 1 हो गया प्लस 2ab। तो उसके बाद से ये आएगा x² + x² + 1 2x = 365। फिर x² 2x² हो गया, और ये 2x पहले ला दिए, और 365 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -365 और +1 क्या होता है -364। उसके बाद से इसको इसमें से कॉमन निकालेंगे 2, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, और इसमें डिवाइडेड बाई 2 करते हैं इसको तो कितना होता है 182, और फिर ये 2 इधर गया तो हो गया 0, तो केवल यही बचा, तो हो गया x² x - 182। तो ये हमारे क्या निकल गया, द्विघात समीकरण। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का जानते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण, फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड मेथड से। तो आइए इसके नीचे में सॉल्व करते हैं इसको। द्विघात समीकरण जो इतना हम लोग निकालें उसको गुणनखंड विधि से हल करने पर दो संख्या जिनका गुणनफल -82 हो, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, पहला स्टेप गुणनखंड विधि से निकालने के लिए इसको और इसको, यहाँ पे 1 रहता है, इसको मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होगा -182 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, तो गुणनफल इतना हुआ, और योग 1 हुआ। योग मतलब
इसके बगल में जो मिडिल टर्म होता है इसका, x के बगल में क्या होगा b, तो ये 1 है। तो क्या दो ऐसा नंबर होगा जिसको गुणा करने पे हमारा आ जाए इतना -182, तो 14 और -13 होगा। गुणा करने पर इतना आ जाएगा -82 और ऐड करने पर +1। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों नंबर को हम लोग निकाल लिए हैं, पहले आपको बताए थे पिछले वीडियो में कैसे निकालना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो पहले सीन करके आइए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसको पुट करेंगे इसमें। उसके बाद से ये दोनों को हम लोग कॉमन निकलते थे, फर्स्ट 2 और सेकंड 2 यहाँ पे कॉमन निकलते थे। उसके बाद इतना आता था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट आ गया हमारा, x = 13 और x = -14। तो ये 2 आ गया। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, मतलब पॉजिटिव जो प्लस वाला होता है उसको हम लोग को निकालना है। तो प्लस वाला होता है, लेकिन यहाँ पे तो रूट में आया है माइनस वाला भी, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है प्लस वाला, इसलिए हमें धनात्मक पूर्णांक निकालना है। इसलिए हम लोग 13 लेंगे। जब 13 लेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए x हमारा क्या है 13 निकल के आया। -14 भी रूट में आया है, लेकिन माइनस वाला हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको धनात्मक पूर्णांक निकालना है। और x = 13 आया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जो हमारा था, एक सेकेंड, दूसरा हमारा x + 1 होता है। जैसे 13 एक होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 14 होगा, तो x + 1। तो x अगर 13 है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14। तो यही आपका आंसर हो गया, एक 13 और एक 14। पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14। यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो आइए 5th देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आप लोगों को पता होगा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये 5th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजा ज्ञात कीजिए। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आए। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार पढ़ने पे क्वेश्चन समझ नहीं आता है। आइए 5 देखते हैं। देखिए पहला स्टेप में समीकरण निकालेंगे कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, इसे समीकरण कैसे निकलेगा। तो देखिए ये होता है हमारा क्या दिया था, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसी को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा बेस हो गया, बेस मतलब आधार, ये भी बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, ये हो गया कर्ण। तो ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऊंचाई क्या बोला है कि आधार से 7 कम है। मतलब ये जो आधार है हमारा उससे ऊंचाई जो है 7 कम है। तो एच क्या होगा b - 7। अगर b मान लीजिए 9 होगा तो h हमारा 7 होगा, तभी ना 7 कम होगा। तो जो क्वेश्चन में लिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं पहले। कर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता था जिसको इस प्रकार हम लोग लिखते थे। अगर समकोण त्रिभुज दिया रहे तो लिखते थे b² + h² = कर्ण का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, तो वहाँ से लिया गया है ये इक्वेशन। अब सेकंड स्टेप में इसी को हम लोग
आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करेंगे। तो एच क्या है, एच बी माइनस 7, मतलब आधार से 7 कम। तो यहाँ पे बी माइनस 7 लिखेंगे, इसका स्क्वायर डालेंगे क्योंकि फार्मूला में पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूला होता है, इसमें पुट करेंगे सी को, एच को, बी हो गया आधार, एच हो गया हाइट मतलब ऊंचाई, सी हो गया कर्ण, ये 13 का स्क्वायर हो गया सी। तो इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 भी माइनस 14 भी आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे 2b स्क्वायर, फिर इसको पहले लाएंगे, इसको यहाँ पे इतना समझ गए, इसके बाद ये आएगा। और फिर दोनों साइड डिवाइड बाई 2 करेंगे, इधर भी डिवाइड 2 करेंगे और इसके नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो 2 कट जाएगा, इस पे 7 हो जाएगा, ये हो गया 16, ये तो 0 हो जाता है, तो आ गया इतना। अब इस समीकरण जो आ गया हमारा दीर्घात समीकरण, अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते थे वैसे ही निकाल देंगे सिंपल। तो फर्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई करके देखते थे हम लोग कि इस 2 नंबर कैसे निकालें कि गुना इतना हो जाए या 7 हो जाए ऐड करने पे, तो 2 नंबर हमारा -12 और 5 निकलेगा। उसके बाद से कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट 2 सेकेंड 2, उसके बाद से रूट हमारा एक 12 आएगा, एक -5 आएगा। स्टेप 4 में भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है हमको, तो हम b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेते हैं। यहाँ पे 2 आया है रूट, एक आया है 12 सेंटीमीटर b का वैल्यू, एक आया है -5, लेकिन हम लोग -5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा कुछ भी आप लीजिएगा आधार या ऊंचाई या कुछ, तो आप कभी निगेटिव बोलते हैं कि इसका हाइट -12 है या फिर -13 है या फिर -50 है, हम लोग कभी बोलते हैं 5 है, 6 है, 8 है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं ले करके, इसलिए इसको स्किप कर देंगे और ई लेंगे। तो ले लिए 12 सेंटीमीटर बी का वैल्यू। उसके बाद बी का वैल्यू यहाँ पे b-7 था हमारा हाइट, मतलब अगर आया आधार 12 सेंटीमीटर तो ऊंचाई इसका इससे 7 कम ना दिया हुआ है, ऊंचाई इसका 7 कम होगा, तो b से माइनस करेंगे 7 को, 12 - 7, तो 5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो क्या हो गया, त्रिभुज का अन्य 2 भुजा, एक हो गया 12 सेंटीमीटर, एक हो गया 5। जैसे ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, तो ये तो दिया हुआ था 13, तो एक हो जाएगा आपका क्या था, हाइट 5 और आधार 12। बस यही क्वेश्चन में हमारा निकालना था। अब 6 क्वेश्चन देखेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक बर्तन बनाने वाला एक कंपनी है, वो कुछ बर्तन का निर्माण करता है एक दिन में। एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब एक विशेष दिन उसने देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण की बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। मतलब कि जितना डेली वो प्रोड्यूस करता था, बनाता था बर्तन, उससे 2 गुना से 3 अधिक, मतलब 2x, उस दिन वो क्या देखा उस कि 2x + 3 इतना हुआ उसका लागत, मतलब अधिक हुआ, जितना पैसा पहले उसका अर्न होता था, कमाता था, उससे इतना अधिक। जैसे पहले x कमाता था तो अब कमा रहा है कितना, 2x + 3। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, तो एक विशेष दिन यह देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण, मतलब एक नग की निर्माण जो है उस दिन क्या हुआ, उसका 2 गुना से 3 अधिक हुआ। पहले एक का x होता था, लेकिन उस दिन 2x + 3 हुआ। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। दिया हुआ लास्ट में, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत
मतलब 90 थी 90, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए निर्मित बर्तनों की संख्या n है, जैसे वहाँ पे हम x यहाँ पे मान के आपको समझाएं, लेकिन यहाँ पे n सॉल्व किए थे हम। तो मान लीजिए n है, आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2n+3 है, जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 गुना से 3 अधिक। ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेकेंड लेक्चर में भी हम आपको डिस्कस किए थे, जो जब हम बता रहे थे कि एक ये आयतकार की लंबाई चौड़ाई 2 गुना से 3 अधिक है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे ना। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छे से। ये हो गया आपका कुल निर्माण की लागत 90 रुपये थी। तो क्या होता है कुल लागत, बर्तन की संख्या मल्टीप्लाई बाई प्रत्येक नग की लागत। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिए कोई कि एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 15 पेन का दाम कितना होगा, तो 5 से 15 को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ऐसे ही बर्तन की संख्या यहाँ पे और प्रत्येक नग की लंबाई, एक नग की कितना लागत है, लंबाई बोलना है सॉरी, मतलब रुपया कितना है उसका। तो कुल लागत 90 दिया हुआ है। तो पहला हम लोग n माने थे बर्तन की संख्या, और प्रत्येक मतलब एक का माने थे कितना, एक नग की ₹2n+3। तो वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n² + 3n, और इसको इधर लाएंगे तो 2n² + 3n, और इधर जाएगा तो -90 = 0। ये निकल गया द्विघात समीकरण हमारा। अब इसी को सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। तो ये दोनों का फैक्टर करके यहाँ पे कॉमन किए, उसके बाद हमारा आया एक रूट आया 6 और एक रूट आया -15/2। ये -15/2 देख लीजिए, 15 जाएगा इधर तो -15 हो जाएगा, और 2 डिवाइड में जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो प्रत्येक नग की लागत 2n+3 है अगर, तो हम लोग 6 लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं ना, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। तो 2n+3 में n का वैल्यू डालेंगे, अगर n 6 आया तो 2 × 6 + 3 12+3 हो गया, तो फिर 15 रुपया आ गया हमारा। तो आंसर क्या हो गया, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत 15 है। 6 क्वेश्चन हमारा बन गया। अगर समझ में नहीं आए तो फिर रिपीट करके वीडियो देखिए, दोबारा रिपीट करने का तो कोई नहीं बनता है। अब आइए एक हम लोग का उसके आगे वाले एक्सरसाइज में यूज पड़ेगा इसका। एक हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। अगर हमारा गुणनखंड विधि से कोई रूट नहीं निकलता है तो हम लोग ये वाला फार्मूला अपनाते हैं। अगर मान लीजिए x² + bx + c इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का, जिसका a का वैल्यू जैसे एग्जांपल में ये दिए, तो a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 6। तो वही फार्मूला था -b, मतलब b का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो -4 हो गया, फिर एक वहीं यहाँ पे रख दो 4² a का वैल्यू यहाँ पे रखो 2 और c का वैल्यू यहाँ पे। तो हमारा 2 गो इक्वेशन आएगा, 2 गो मतलब रूट आएगा इससे, इसीलिए प्लस माइनस दिया हुआ है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं तो क्लियर होगा। पहले गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल लेते हैं, तब देखेंगे ना कि गुणनखंड विधि से और श्रीधराचार्य फार्मूला से हम लोग का रूट सेम आता है कि नहीं आता है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इससे सेम आता है या फिर डिफरेंट आता है। तो x² + 3x - 4, तो इससे निकाल लिए, तो गुणनखंड विधि से इतना आया। ध्यान से एक बार देखिए स्टेप, हर एक स्टेप, वीडियो पॉज कीजिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये पहले डिस्कस कर चुका है इसलिए नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला हमारा a = 1 है। इसमें देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, a = यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे b 3 और c -4, तो यहाँ पे लिख लिए। और ये फार्मूला हम बताएं श्रीधराचार्य फार्मूला, तो इसमें पुट किए b का वैल्यू 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -4 और यहाँ पे a का वैल्यू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 25 आया और 25 का रूट
रूट में दिया हुआ है तो बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। 15 5 जा कितना होता है 25। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो दिया रहता है ना, तो इसको पहले एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो एक बार प्लस लेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे देखिए, और एक बार माइनस लेंगे तो -4 आ जाएगा। तो क्या आ गया x का वैल्यू, एक 1 आ गया, एक -4 आ गया। और यहाँ पर भी क्या आया था, गुणनखंड विधि से भी एक 1 और एक -4 सेम आ गया। और आपको ये यहाँ पे अगर कब यूज़ किया जाता है श्रीधाराचार्य फार्मूला, जब हमारा ये फैक्टर नहीं होता है, ऐसा आपको तोड़ने के लिए समझ में नहीं आएगा। 2 नंबर आप नहीं निकाल सकते हैं कि क्या 2 नंबर आए कि गुना करने पे ये -4 आ जाए और ऐड करने पे +3। अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पॉइंट वगैरह में, तब ये रूल अपनाते हैं हम लोग, श्रीधाराचार्य फार्मूला। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं विविक्तीकरण, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं। तो इसमें जो फार्मूला में हमारा ये जो होता है b² - 4ac, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए यूज करते हैं कि ये हम लोग का बताता है कि जो हमारा द्विघात समीकरण का जो रूट है, मूल है, वो डिफरेंट होगा, मतलब अलग अलग होगा दोनों, या फिर बराबर होगा दोनों, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो अगर अलग अलग हमारा रूट होगा, जैसे यहाँ पे अलग अलग आया था 1 और -4। अगर बराबर होगा 0 के तो दोनों बराबर आएगा उसका रूट, मतलब अगर यहाँ पे 1 आया तो दूसरा भी 1 नहीं आएगा, अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो जाए। अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसलिए पहले हम लोग इसे चेक कर लेंगे, अगर आपको चेक करना है तो। ऐसा एग्जाम्पल में देखें, अगर यहीं पहले वाला एग्जाम्पल हम लोग देखें तो b² - 4ac से चेक करेंगे तो 3a², b का स्क्वायर 3a², 1 हो गया a, c हो गया -4, तो हमारा 25 आया। तो 25 क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या था, 0 से बड़ा रहेगा तो डिफरेंट वास्तविक मूल होगा, मतलब अलग अलग हुआ। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग था ना, बस इसी को निकालने के लिए, इसी को चेक करने के लिए कि कैसा रूट हमारा, उसका रूट का क्या बिहेवियर होगा, उसी को निकालने के डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर सी यू, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।